अब हमारी धारा 212 और 217 दोनों धाराएं 206 और 223 के मध्य आती हैं। इस कारण से इसमें परवाद ही दायर किया जाएगा और करेगा कौन? जो संबंधित लोक सेवक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए एक जजमेंट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये अमर उजाला की दिनांक 15 जनवरी 2026 की कटिंग देखते हैं। इसमें कहा गया था कि झूठी एफआईआर करने वालों पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं परिवाद। एफआईआर नहीं, परिवाद के बारे में कहा गया है। हाई कोर्ट ने डीजीपी को पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया। सबसे पहले मामला समझते हैं कि मामला क्या था। मामला था अलीगढ़ का, एफआईआर नंबर 1004/23 धारा 504 507 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत होती है। दिनांक 28/9/2023 को थाना कुआरसी जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जिसके वादी थे डॉक्टर महमूद आलम खान और इन्होंने अपनी पत्नी के विरुद्ध ये पंजीकृत कराया था। पत्नी का नाम था उम्मे फरवा। अब इसमें हुआ क्या था? विवेचक द्वारा बाद इन्वेस्टिगेशन अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अंतिम रिपोर्ट तो कहीं शब्द आया नहीं है। यह बात सच है कि बीएनएसएस के अंतर्गत कहीं भी चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। 193 के अंतर्गत केवल पुलिस रिपोर्ट का जिक्र है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट और चार्जशीट का जिक्र पैरा 122 पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत कहा गया है। अब इसमें क्या हुआ कि अंतिम रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो विवेचक द्वारा पेश की गई वो 19/6/2024 को पेश की गई। 19/6/2024 को पेश करने के बाद में वादी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। जो डॉक्टर महमूद आलम थे उनके द्वारा प्रोटेस्ट जो पिटीशन दाखिल की गई वो 20/10/2024 को दाखिल की गई। अब इस प्रोटेस्ट पिटीशन को दाखिल होने के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया, एफआईआर को निरस्त कर दिया और उस पर संज्ञान ले लिया। जो संज्ञान लिया गया था वो 23/10/2024 को लिया गया था। जब ये संज्ञान ले लिया, इस संज्ञान के विरुद्ध जो एक्यूज थी उम्मे फरवा, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में पहुंचती हैं। वहां पर इसको पेश कराने के लिए पहुंच जाती हैं। अब मामला स्टार्ट होता है। मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्या डिसीजन दिया गया, तो आइए समझते कौन सी बेंच थी वो। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो बेंच थी, कोर्ट संख्या 77 थी। ऑनरेबल जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी द्वारा यह डिसीजन दिया गया था। डिसीजन जो अपलोड हुआ है 14 जनवरी 2026 को अपलोड हुआ है। हो सकता है कि आपको यह सब कुछ दिखाई न दे रहा हो, तो इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पुलिस लॉ 24 पर इस डिसीजन को शेयर कर दिया है। आप उससे इस डिसीजन को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसी डिसीजन के अंतर्गत एक प्रारूप दिया गया जो परवाद के बारे में है, जिसका पुलिस अधिकारी प्रयोग कर सकते हैं और परवाद दायर कर सकते हैं। अब बात यह आती है पुलिस अधिकारी परवाद दायर क्यों करेंगे। अब एक इसमें जो प्रारूप दिया गया है परवाद दायर करने का, वो यहां पर दिया गया है। ये इस तरह का एक प्रारूप दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा जजमेंट क्या दिया गया था? जजमेंट के अंतर्गत कोर्ट द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को यह डायरेक्शन दी कि आपको अगर कोई क्लोजर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा प्राप्त होती है तो आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन देंगे कि इसके अंतर्गत आप धारा 212 217 बीएनएस के अंतर्गत परवाद दायर कराएं। साथ ही डीजीपी उत्तर प्रदेश को यह डायरेक्शन दी कि आप अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन जारी करें विद इन 60 डेज इसके अंतर्गत, और उस प्रारूप में भर करके परवाद दायर कराएं जो भी क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित उनके द्वारा की जाती है। यह डायरेक्शन उनके द्वारा दी गई है। इसको आप इसमें न समझ में आया हो तो आप चैनल पर देख सकते हैं डिसीजन को। अब हम समझते हैं कि धारा 504 और 507 आईपीसी क्या थी और बीएनएस के अंतर्गत अब कौन सी धारा ये हो गई है। यहां पर दिया गया है कि धारा 504 आईपीसी वर्तमान में 352 बीएनएस हो गई है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से सासे अपमान अपराध असंज्ञेय है, जमानतीय है। इसका मतलब है कि किसी को गाली गलौज इत्यादि देना वो इसके अंतर्गत आता है। और धारा 507 आईपीसी जो है वर्तमान में 351(4) बीएनएस हो गई है। इसके अंतर्गत है कि किसी व्यक्ति को अनाम सूचना द्वारा मतलब मोबाइल इत्यादि द्वारा पूर्व से सावधानी बरतते हुए कि उसकी पहचान न पड़े, ऐसी सावधानी बरतते हुए किसी को आपराधिक अवत्रास करता है, मतलब कि किसी को धमकी देता है, ये दी गई है। इस मामले में भी यही हुआ था कि फेसबुक के जरिए
जो वादी का कहना यह था कि फेसबुक के जरिए मुझे इसमें गाली गलौज दी गई है और साथ ही मेरी सिस्टर को गाली गलौज दी गई है और जान से मारने तक की धमकी दी गई है, इस कारण से इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई थी। अब मामला यह आता है कि अपराध असंज्ञेय है, जमानतीय है और 507 के अंतर्गत भी अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है। क्या इसमें एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए थी? तो कहना यह है कि एफआईआर पंजीकृत नहीं होनी चाहिए थी, इसमें एनसीआर पंजीकृत होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों मामले क्या थे? असंज्ञेय थे। लेकिन जो पंजीकृत हुआ उसमें क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अब आगे देखते हैं कि इसमें अगर क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित की गई, कोई अपराध नहीं बना, तो वादी द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है उसमें कौन सा अपराध बनता है? क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे कई बार लोगों के विरुद्ध झूठी सूचना देकर के झूठी एफआईआर पंजीकृत करा दी जाती है, तब वो किस धारा के मुलजिम होंगे? अब देखते हैं कि धारा 212 के अंतर्गत है मिथ्या सूचना देना। इसके अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही धारा 217 क्या कहती है कि इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए करे, इसमें 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित होने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध झूठी एफआईआर पंजीकृत कराता है तो वो लायबल होगा धारा 212 और 217 के अधीन दंड का। अब देखते हैं कि इसमें एफआईआर पंजीकृत क्यों नहीं होती है, पुलिस अधिकारी एफआईआर पंजीकृत क्यों नहीं करता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें एफआईआर पुलिस अधिकारी पंजीकृत करे और उसको तथ्यों को न्यायालय को बताए। तो इसके बारे में धारा 215 बीएनएसएस में ऐसा प्रावधान किया गया है कि इन दोनों सेक्शन के अंतर्गत केवल परवाद ही दायर हो सकता है। आइए समझते हैं वो धारा 215 बीएनएसएस क्या कहती है। धारा 215 बीएनएसएस जो पूर्व में सीआरपीसी के अंतर्गत 195 हुआ करती थी, इसमें दिया लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। अब प्रावधान क्या दिया गया है? इसके 1 का के अंतर्गत ही दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 206 से धारा 223 तक, जो आईपीसी के अंतर्गत धारा 172 से लेकर 188 तक हुआ करती थी, अब इसमें 206 से 223 तक है, जिसमें दिया अब नया प्रावधान एक 209 के बारे में कर दिया है, जो 174 ए आईपीसी के अंतर्गत हुआ करती थी। इसको छोड़ करके धारा 209 को छोड़ करके किसी अपराध का संज्ञान संबंध लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है या कोई अन्य लोक सेवक जो संबद्ध लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, लिखित परवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो न्यायालय संज्ञान ही नहीं करेगा एफआईआर पर, लिखित परवाद पर ही संज्ञान करेगा धारा 206 से लेकर के 223 तक की धाराओं में, जिसमें धारा 209 नहीं है, इसको छोड़ करके। अब हमारी धारा 212 और 217 दोनों धाराएं 206 और 223 के मध्य आती हैं, इस कारण से इसमें परवाद ही दायर किया जाएगा। और करेगा कौन? जो संबंधित लोक सेवक है। संबंधित लोक सेवक मामला जब झूठा पाता है कि झूठी सूचना पाता है तो लोक सेवक कौन सा हो गया? आईओ। आईओ ऐसा परवाद दायर न्यायालय के अंतर्गत करेगा अपनी क्लोजर रिपोर्ट के साथ में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा डायरेक्शन डीजीपी उत्तर प्रदेश को दी गई है, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसमें एसएचओ, सर्किल ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आईओ इनके विरुद्ध धारा 199 1B का अपराध बनता है, ऐसी डायरेक्शन दी गई है। अब वो समझते हैं कि धारा 199 1B क्या है। धारा 199 के अंतर्गत है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। इसमें दिया गया है बी के अंतर्गत किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है, सजा का प्रावधान 6 माह से 2 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये लोक सेवक के लिए है। अगर लोक सेवक क्लोजर रिपोर्ट के साथ में परवाद दायर नहीं करता है तब के लिए वो 199 बीएनएस के अंतर्गत लायबल होगा दंड के लिए। तो सभी पुलिस अधिकारी इसको ध्यान दें कि क्लोजर रिपोर्ट अगर दाखिल करते हैं, झूठी सूचना कहीं से प्राप्त करते हैं, तो जो सूचना करता है उसके विरुद्ध धारा 212 217 बीएनएस के
प्रवाद दायर करेंगे और प्रवाद का प्रारूप मेरे चैनल पुलिस लॉ 24 टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं आप। वो प्रवाद का प्रारूप आपको वहां से मिल जाएगा। साथ ही इसको आने से एक बहुत अच्छा प्रावधान हो गया है कि जब समाज में ये बात फैलेगी, समाज को ये पता चलेगा कि झूठी सूचना देने पर दंड का प्रावधान है, तो ऑटोमेटिक झूठी सूचनाएं कुछ हद तक कम हो जाएंगी। अगर धारा समझ में आई और केस स्टडी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।